आप सभी के लिए नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन, चिर परिचय सन्नाम। पहले कल भी हम अनिल जैन थे, आज भी अनिल जैन है आपके बीच में। कल अरस्तु के को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमने आपसे बात चर्चा की थी, व्याख्यान शुरू किया था। आज भी हम अरस्तु को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो एक टॉपिक लेके आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं, उसका नाम है अरस्तु की दास प्रथा। आखिर अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन क्यों किया? यूनानी लोग दास प्रथा को किस दृष्टि से देखते थे? सोफिस्टवादी किस दृष्टि से देखते थे? प्लेटो का उसके बारे में क्या विचार था? और अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन क्यों किया? इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। सेकेंड ईयर, आज हम सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरस्तु ने इस दास प्रथा का समर्थन क्यों किया, आखिर दास होता क्या है, पहले हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। सामान्यतया ये जो दास शब्द है, इसका एक नकारात्मक अवधारणा है। दास को अपन कहते हैं नकारात्मक, क्यों? क्योंकि दास से एक शब्द निकल के आता है गुलाम, गुलामी। सामान्यता हम कहेंगे समाज में भी कोई दास है या समाज में कोई गुलाम है, तो हम इसलिए इसको बुरा मानते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं शोषण करते हैं, इनका शोषण होता है, इनके साथ अत्याचार किया जाता है, इनके साथ अमानवीयता की जाती है। ये सारे के सारे लोग शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन इनको पारिश्रमिक नहीं मिलता, पारिश्रमिक नहीं मिलता। और इनका जो जीवन होता है वो बद से बदतर होता है, बद से बदतर होता है, ठीक। सामान्यतः दास का मतलब क्या होगा? एक समाज का ऐसा वर्ग जो शोषित है, एक ऐसा वर्ग जिसके साथ अत्याचार होता है, एक ऐसा वर्ग जो पीड़ित है, जो अपना खुद का जीवन ठीक से नहीं जी पाता है ना। और जो स्वामी जो लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, इनका शोषण करते हैं, इनसे ऐसे काम भी लेते हैं जो इनके मनो मस्तिष्क पर, इनके शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनसे ऐसा काम लिया जाता है जो इनके मस्तिष्क और इनके शरीर के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो समाज के लोग, चाहे वो कोई भी देश का समाज हो, सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि आखिर ये दास है तो इंसान, ठीक है। और जब ये समाज में इंसान है, यदि ये मनुष्य है, तो इनके साथ शोषण क्यों? फिर इनके साथ ये सारी की सारी चीजें क्यों, ठीक। इसलिए दास प्रथा को क्या कहा जाता है? कोई भी इसका समर्थन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंसान इंसान का शोषण करता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो दास प्रथा एक बुराई है, दास प्रथा एक नकारात्मक अवधारणा है। देश और दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी व्यक्ति दास प्रथा को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक इंसान, शक्तिशाली इंसान, दूसरे इंसान का शोषण करे, ठीक है। यही वजह है कि यूनानी लोग इसका विरोध करते हैं। क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यूनानी लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि यूनान में सबसे ज्यादा दास प्रथा पाई जाती थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि यूनान कोई देश नहीं था, एक संगठित समूह था, जिसमें लगभग 800 से 1000 नगर राज्य हुआ करते थे, और विभिन्न नगर राज्यों में अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं थी, अपनी विधि विधान थे, अपना कानून था, सारी की सारी चीजें अलग अलग थी। सबकी अपनी सामाजिक प्रथाएं थी, सबकी अपनी राजनीतिक परंपराएं थी, सबके अपना अलग अलग कल्चर था, सारी की सारी चीजें अलग थी। यूनान में दास प्रथा को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता था क्योंकि उस दास के बल पर ही उस समाज के लोगों की आजीविका चलती थी।
यदि दास मेहनत ना करे, दास मजदूरी ना करे, दास यदि मेहनत मजदूरी करके किसी स्वामी के घर के परिवार को, खेत खलियान को ना पाले, तो फिर उस जो स्वामी है उसकी आजीविका भी प्रभावित होती थी। अर्थात समाज का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो दास था। और यूनान में दास अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता था। उसी के बल पर उस देश की अर्थव्यवस्था स्थापित होती थी। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो यूनान में दास प्रथा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, और दूसरी तरफ यूनान में दास प्रथा का विरोध भी किया गया। समझ में आना? विरोध किसने किया? सोफिस्टवादियों ने। सोफिस्टवादियों में एक नाम आता है एल्सीडेमस का और दूसरा नाम आता है एंटीफोन का। ये दोनों ने दास प्रथा का विरोध किया। तीसरी बात, प्लेटो क्या कहता है? चूंकि अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। कल भी मैंने आपसे कहा था कि अरस्तु एक बेवफा दार्शनिक था जिसके ऊपर अपने गुरु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्लेटो की रिपब्लिक का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्लेटो दास प्रथा के संबंध में मौन था। मौन था मतलब उसने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। लेकिन जब वो अपनी अंतिम पुस्तक लिखता है लॉज, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख आता है कि वो दास प्रथा का समर्थन करता है ना। ये भी कहा जाता है कि प्लेटो की एकेडमी में जब अरस्तु ने एडमिशन लिया उस समय प्लेटो अपनी रिपब्लिक लिख चुका था, लेकिन उसकी जो दो पुस्तकें थी स्टेट्समैन और द लॉज, ये उसने बाद में लिखी। कहने का तात्पर्य ये कि रिपब्लिक का प्रभाव अरस्तु के ऊपर इसलिए नहीं पड़ पाया क्योंकि प्लेटो जब रिपब्लिक लिख रहा था उस समय अरस्तु एकेडमी में नहीं था। लेकिन जब उसने स्टेट्समैन और लॉज नाम की पुस्तक प्लेटो ने रचना कर रहा था उस समय अरस्तु कहाँ था? एकेडमी में था। शिक्षा एकेडमी जो प्लेटो ने तैयार की थी उसमें प्रवेश ले चुका था। तो कहीं ना कहीं स्टेट्समैन का और लॉज के विचारों का अरस्तु के ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन रिपब्लिक का प्रभाव अरस्तु के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, है ना। तो प्लेटो ने अपनी अंतिम कृति जो द लॉज है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, है ना। तो रिपब्लिक में जो उसने विचार दिए वो अलग थे, स्टेट्समैन में जो विचार दिए वो अलग थे, और लॉज में उसने अपने सारे के सारे दर्शन को बदल दिया। अब ये चिंतन का विषय है, ये विचार का, ये मंथन का विषय है कि प्लेटो ने अपने प्रारंभिक सिद्धांतों को जो रिपब्लिक से उसने शुरू किया था, आते लॉज तक आते आते सारी की सारी चीजों को बदल क्यों दिया? तो क्या ये अरस्तु का प्रभाव था? अरस्तु की बुद्धिमानी का प्रभाव था? अरस्तु की तीक्ष्णता का प्रभाव था? अरस्तु के ज्ञान का प्रभाव था कि प्लेटो ने अपने पूर्व सिद्धांतों को बदल दिया? या फिर प्लेटो ने अपने सिद्धांतों का पुनरावलोकन किया, चिंतन किया, और चिंतन के बाद उसने पाया कि ये सारी की सारी चीजें व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है या इनको हम स्थापित नहीं कर सकते? तो हो सकता है कि प्लेटो ने इसलिए सारे के सारे सिद्धांतों को बदल के लॉज में एक नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कुछ भी हो सकता है, या तो वो अरस्तु से प्रभावित था, अपने शिष्य से प्रभावित था, या प्लेटो ने अपने चिंतन को फिर से पुनरावलोकन किया, पुनर्चिंतन किया, और उसने फिर नई नई चीजों को दिया। तो रिपब्लिक में प्लेटो दास प्रथा के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन उसकी जो अंतिम पुस्तक है द लॉज, उसमें कहीं ना कहीं वो दास प्रथा का समर्थन करता है। क्लियर? दो बातें आ गई। एक तो यूनान में इसका विरोध था, लेकिन यूनान में दास प्रथा की महत्ता भी थी, एक बात। दूसरी बात, सोफिस्टवादियों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि सोफिस्टवादी मानते थे कि प्रकृति ने इंसान को समान रूप से पैदा किया है, और ऐसा कोई भी समाज नहीं सिखाता कि एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करे। जितना अधिकार हमें जीने का है उतना ही अधिकार सामने वाले इंसान के लिए। अर्थात इंसान को इंसानियत धर्म यही सिखाता है कि समाज में रहने वाले सारे के सारे लोग स्वतंत्र हों और स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करें, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। ठीक है, इस मानसिकता की वजह से सोफिस्टवादियों ने इसका विरोध किया। प्लेटो ने अपनी अंतिम कृति लॉज में अपना मुंह खोला और इसका समर्थन किया। ठीक है, अब मुख्य बात, दास प्रथा का विरोध क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि उसमें ये नकारात्मक अवधारणा है। दास मतलब शोषण, अत्याचार, अनाचार, एक ऐसा काम जो इंसानियत के खिलाफ माना जा सकता है। ठीक है,
फिर अरस्तु के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी कि उसने इसका समर्थन किया? प्रश्न तो यही है ना, प्रश्न तो यही कि आखिर अरस्तु दास प्रथा को क्यों बनाए रखना चाहता था, और दास क्यों, वो क्यों चाहता था कि दास प्रथा होना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि अरस्तु के दिमाग में नकारात्मकता नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई सकारात्मक चीज होगी जिसकी वजह से उसने दास प्रथा का समर्थन किया। टू द पॉइंट, समझ रहे हैं ना आप इस बात के लिए कि जो यूनान में दास प्रथा के विरुद्ध वातावरण था, अरस्तु के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उसने दास प्रथा का समर्थन किया? क्लियर ना? चलिए इसी चीज को समझते हैं कि आखिर अरस्तु का दृष्टिकोण क्या था। अरस्तु का दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, सारे के सारे लोग दास प्रथा को क्या मान रहे थे, क्या कि ये नेगेटिव अवधारणा है, क्या है, नकारात्मक। लेकिन अरस्तु कहता है कि दास प्रथा जो है एक सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। वो सकारात्मकता क्या है ना, इसी चीज को जानते हैं। अरस्तु कहता है कि परिवार जो है वो किसकी विषय वस्तु है, राज्य की। ठीक है, ये परिवार किसकी विषय वस्तु है, राज्य की। क्यों? क्योंकि व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से राज्य बना, है ना। अरस्तु की दृष्टि में कहा जाए, चूंकि नगर राज्य को वो राज्य कहा करता था, तो नगर राज्य की मूल इकाई क्या है, परिवार। ठीक है, अर्थात परिवार की जो संपूर्णता है वो कहां पर है, राज्य में। अरस्तु कहता है कि दास की जो परिपूर्णता है, दास की जो परिपूर्णता है वो किस में है, परिवार में। क्या अंतर? राज्य की जो मूल इकाई परिवार है, इस परिवार की मूल इकाई क्या है, दास। क्यों है? एक परिवार में कौन कौन होता है, माता, पिता और संतान। इससे मिलकर क्या बनता है, एक परिवार। इस परिवार में अरस्तु किसको शामिल कर देता है, दास को। जब दास परिवार का हिस्सा बन जाएगा तो क्या फिर दास का शोषण होगा? क्या एक माता पिता अपने बच्चे का शोषण करते हैं? नहीं करते, नहीं करते ना। तो इसमें सकारात्मकता क्या है कि अरस्तु ये कहता है कि दास परिवार से अलग नहीं है, दास परिवार का ही हिस्सा है। क्लियर ना? जब वो परिवार का हिस्सा है तो उसके कल्याण की, उसकी सुरक्षा की और उसके विकास की जिम्मेदारी किसकी है, परिवार की। परिवार की मतलब माता पिता की। जिस तरीके से माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, ठीक वैसे ही दास का पालन पोषण कौन करेगा, परिवार करेगा। समझ में आना? इस दृष्टि से देखिए आप, तो क्या दास एक नकारात्मक अवधारणा हुई कि सकारात्मक हुई? पहले क्या होता था कि दास का शोषण होता था, और शोषित दास को अरस्तु ने क्या बना दिया, परिवार का एक हिस्सा बना दिया। और जब परिवार का हिस्सा बना दिया तो उसको दर्जा दिया गया संतान का, और जब संतान का दर्जा दिया गया तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, माता पिता को दी गई, विशेष रूप से पिता के लिए। क्यों? क्योंकि परिवार का मुखिया कौन होता है, पिता होता है। क्लियर ना? तो इस प्रकार से ये जो दास है वो किसका हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर दास होता कौन है? अभी तक तो अपन ने ये कह दिया कि दास ये। अब अपन प्रश्न उठाते हैं कि दास है क्या, अरस्तु इसके बारे में क्या सोचता है। सबसे पहली बात करता है वो कि मनुष्य होने के बाद भी, मनुष्य होने के बाद भी जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है, किसका है फिर, दूसरों का।
उसे क्या कहते हैं? दास कहते हैं। मनुष्य मनुष्य होने के बाद भी जो खुद का नहीं है, जो स्वयं का नहीं है और वो दूसरों का है, तो वो क्या कहलाता है? दास। दूसरों का क्यों है? क्योंकि अरस्तु मानता है, अरस्तु मानता है, बहुत ध्यान से सुनिए, अरस्तु मानता है कि प्रकृति से जो मनुष्य पैदा होता है, इंसान जो पैदा होता है, वो दो तरीके का होता है। कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ लायक होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, कुछ शक्तिशाली होते हैं, कुछ निर्बल होते हैं, है ना? भेद कहां पर है? प्रकृति में। तो यदि व्यक्ति सबल होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, सारी की सारी चीज उसके अंदर अच्छी होगी, तो उसे किसी के अंदर में काम करने की क्या जरूरत है? अंदर में काम करने की जरूरत किसको होती है? जो बुद्धिहीन है, जो मूर्ख है, जो निर्बल है, जो कमजोर है, जिसको लगता है कि हमारे पास वो क्षमताएं नहीं है जो उसके पास है, तो वो कहां जाएगा? वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो सबल है। क्यों जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा कि वो हमारा शोषण करे, इसलिए जाएगा कि हमारी प्रवृत्ति को बदल दे। समझ में आया ना? आपने लोक व्यवहार में देखा होगा कि कई बार एक बहुत बड़े डॉक्टर के अंडर में जो कंपाउंडर काम किया करते हैं, डॉक्टर से ज्यादा होशियार हो जाते हैं। जितना नॉलेज डॉक्टर को नहीं होगा उतने कंपाउंडर को होगा। 20-20, 25-25 वर्षों तक जो काम करते हैं किसी डॉक्टर के अंदर, उसके अंदर वो डॉक्टरी आ जाती है। ना उसने डिग्री ली, ना उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, क्या किया उसने? एक डॉक्टर के अंडर में रह के उसने कंपाउंडरी की। कंपाउंडरी तो वो करते ही है, और डॉक्टर की अनुपस्थिति में डॉक्टर की भी काम करने लगता है। और डॉक्टर भी इतना डिपेंड हो जाता है कि वो डॉक्टर कह देते कौन कितने पेशेंट देते हैं, ठीक है देख लो, है ना? अर्थात अरस्तु क्या मानता है? कि अरस्तु ये मानता है कि मनुष्य के अंदर यदि मस्तिष्क है तो उसमें सृजनशीलता होगी। क्या समझ में आना? मनुष्य यदि है, मनुष्य और मवेशी में अंतर क्या है? मवेशी में मस्तिष्क नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, वो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य के अंदर एक इंप्रूवमेंट हो सकता है। उसके अंदर ऐसे पावर्स होते हैं, बाय नेचर भी होते हैं उसके पास, कि वो भले बुद्धिहीन पैदा हुआ हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर बुद्धिहीन हो। यदि वो निर्बल पैदा हुआ तो जरूरी नहीं कि वो निर्बल ही मरे, हो सकता है शक्तिशाली बने, है ना? कई ऐसे उदाहरण आते हैं, स्पोर्ट्स में आते हैं, कई चीजों में आते हैं कि जो बहुत दुर्दांत रहे, विकलांग हो गए थे, दोनों पैर नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत आगे बहुत सफलताएं अर्जित की। कई दृष्टि बाधित लोग कलेक्टर बन के बैठे हैं, है ना? अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं। तो दृष्टि बाधित कमजोरी है, लेकिन वो दीर्घकालीन नहीं है। आपके अंदर ऐसी इंद्रिय क्षमताएं होती हैं, शक्ति होती हैं आपके अंदर बाय नेचर, कि आप अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो इंप्रूवमेंट कब कर पाएंगे? जब उसको क्या मिले? संगति, एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहां पर हम अपनी इंप्रूवमेंट कर सके। कंपाउंडर डॉक्टर क्यों बन गया? क्योंकि उसके लिए डॉक्टर का वरद हस्त मिला। 24 घंटे डॉक्टर के पास रहना, उसके साथ उठते बैठते रहना, जब ट्रीटमेंट कर रहा तब भी रहना, घर में रह रहा है तो घर में रहना, बाहर जा रहा है तो कंपाउंडर साथ में जा रहा है। अर्थात एक डॉक्टर के विचारों का, उसके स्वभाव का, उसके इलाज करने की तौर तरीकों का, पद्धतियों का, सारी की सारी चीजों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? एक कंपाउंडर के ऊपर पड़ा। अरस्तु की पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि यही थी कि यदि जन्म से, प्रकृति से यदि कोई निर्बल है, बुद्धिहीन है ना, शक्तिहीन है, तो उसके लिए किसके अंदर में कर दिया जाए? शक्तिशाली लोगों के बीच में कर दिया जाए। शक्तिशाली समूह के बीच में करेगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन परिवार के बीच में कर देगा तो निश्चित रूप से अपनी संतान की तरह ही दास को भी वो ट्रीट करेगा। और जब वो दास उस परिवार के मुखिया के साथ 24 घंटे रहेगा, उसके परिवार के साथ रहेगा, है ना, बच्चों के साथ खेलेगा, बच्चों के साथ रहेगा, माँ के साथ रहेगा, खाना खाएगा, उसके पिता है उसके साथ घूमेगा, उसके जो क्या कर रहा है वो सारी की सारी चीज सीखेगा। एक समय आएगा कि जैसे संतानों की वृद्धि हो जाती है, विकास हो जाता है, वैसे उस दास का भी हो जाएगा। और जब दास का विकास हो जाएगा तो वो
दास प्रथा से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना रास्ता फिर खुद तय कर लेगा। तो अरस्तु की दृष्टि में दास प्रथा स्थायी नहीं है। अरस्तु की दृष्टि में दास प्रथा वंशानुगत नहीं है कि दास का पुत्र दास, कि दास का पुत्र दास। उसने कहा कि दास एक अस्थायी चीज है, धीरे धीरे उसका जैसे मस्तिष्क का विकास होता चला जाएगा वो दास प्रथा से अलग हो जाएगा और अपना रास्ता तय कर लेगा। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो अरस्तु की दास प्रथा का एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो चाहता था कि दास जीवन भर दास ना रहे, अच्छे लोगों के बीच में रहेगा तो उसका विकास होगा। इसका तो विकास होगा। कंपाउंडर यदि डॉक्टर बन जाएगा तो डॉक्टर का क्या होगा फिर, ये भी प्रश्न उठना चाहिए, है ना। तो अरस्तु कहता है कि डॉक्टर 24 घंटे डॉक्टरी करे और कोई काम ना करे, इसके लिए क्या करना चाहिए। सामान्यतः डॉक्टर की एक सीमा होती है, 8 घंटे 10 घंटे अपनी क्लिनिक में बैठेगा, उसके बाद क्या करेगा, कहेगा हमारा परिवार भी है, हमारी खेती किसानी भी है, हमारे दूसरे व्यापार भी लगे हुए हैं और बाकी चीजें भी हमें लगे हुए हैं। ठीक है। तो अरस्तु कहता है कि एक डॉक्टर 24 आवर्स डॉक्टरी करे, 24 घंटे सिर्फ एक ही चिंतन चले, डॉक्टरी। नई नई टेक्नोलॉजी सीखे, नई नई चीजें विचारों को सीखे, नई नई चीजें पढ़े, नई नई चीजों को प्रैक्टिकल करे। वो कब कर पाएगा, जब उसके लिए अपने जो दूसरे काम है, उसकी जमीन जायदाद है, उसके दूसरे व्यवसाय भी चल रहे हैं, उसकी माता अपने बच्चों का परवरिश की बात है, घर परिवार के राशन लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है ना, ये रोजमर्रा के काम है। यदि ये सारे के सारे काम डॉक्टर ना करके एक दास करने लगे तो क्या फायदा होगा। डॉक्टर अपनी चिकित्सा में आगे बढ़ेगा क्योंकि वो 24 घंटे क्या काम कर रहा है, ट्रीटमेंट का काम कर रहा है, नॉलेज का काम कर रहा है, व्यवहारिक भी और सैद्धांतिक भी। और उसके सारे के सारे काम को किसने ले लिया, दास ने। तो दास जब डॉक्टर के अधीन रह के उसके पूरे काम करेगा और सारा समय डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी में मिल जाएगा तो इससे क्या होगा, दास का भी विकास होगा और डॉक्टरी का भी विकास होगा। समझ में आई बात। अर्थात अभी अपन ने डॉक्टर का उदाहरण दिया, अब अपन शासक की बात करें। शासक की बात करें कि यदि एक शासक, एक राजा, एक सम्राट, एक मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यदि वो जैसे मान के चलो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वो 24 घंटे प्रधानमंत्री का काम करते हैं, नहीं करते। चलो ठीक है, उनकी पत्नी नहीं है उनके साथ, लेकिन बाकी जिम्मेदारियां तो हैं। चलो प्रधानमंत्री को छोड़ दे, बाकी और भी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है, मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं। अधिकारी एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर का काम क्या होता है, 8 घंटे। उसको 24 घंटे किया जाए ना, कलेक्टर 24 घंटे काम करे ना, क्यों नहीं करता वो, क्योंकि वो उसके पास एक्सक्यूज होता है कि यार हमें घर के भी काम करना है, पत्नी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, राशन लेने भी जाना है, ये करना है, वो करना है, खेती बाड़ी भी देखना है, बहुत सारी चीजें देखना है। ठीक है। अरस्तु कहता है कि जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग हैं, विशेष रूप से शासक और प्रशासक, इनको अपने काम में पूरा समय मिलना चाहिए, 24 घंटे में से 24 घंटे। और जब वो 24 घंटे काम करेंगे तो उस देश की फिजा ही अलग होगी। समझ में आना। अर्थात उनके वो जो दूसरे काम हैं, जो अभी तक अपने समय में कटौती करके वो करते थे, वो काम किसको दे दिए, दास को। आप समझ रहे ना क्या कह रहे हैं हम आपसे, कि शासक और प्रशासक के वो काम जो वो खुद किया करता था, विशेष रूप से पारिवारिक और सामाजिक कार्यों के लिए, वो कामों को किसको दे दिया, अपन ने दास को दे दिए। और जब सारे के सारे काम दास को दे दिए तो वो काम करने का पूरा अवसर, जिसको अपन अवकाश बोलते हैं, अरस्तु इसको अवकाश बोलता है, वो अवकाश किसको मिल गया, एक अधिकारी के लिए, एक प्रशासनिक मंत्री के लिए, शासन के मंत्री के लिए और शासन के मुखिया के लिए। बात समझ में आया ना। तो वो पूरी तरह 24 घंटे वो काम करे। इसके कारण अरस्तु ने किस चीज का समर्थन किया, दास प्रथा का समर्थन किया। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि काम में गुणवत्ता आएगी। ठीक है। जैसे अपन कॉलेज को ले लें, एक प्रोफेसर यहां पर कितने घंटे रुकता है, 6 घंटे।
24 घंटे रोका जाए उसको, तो वो क्या तर्क देगा, यार घर भी तो है, सब्जी भी लाना है, राशन भी लाना है, घर के काम भी देखना है, बाहर के काम भी देखना है, समाज के काम भी देखना है, दुनिया भर के बहुत सारे काम बटोर के रखता है, वो रखता है। और ये काम सारे के सारे दास को दे दिए जाए और उससे कहा जाए कि तुम्हारा काम है सिर्फ क्या, पढ़ाना, तो सिर्फ पढ़ाओ। तो पढ़ाने के लिए क्या करोगे, बच्चों की बात नहीं कर रहे, पढ़ाने के लिए क्या करेगा, पढ़ाएगा तो वो 8 घंटे या 6 घंटे, लेकिन उस पढ़ाने के लिए पढ़ेगा भी, पूरा श्रम कहाँ लगाएगा वो, पढ़ने में। यूजीसी की भी गाइडलाइन है कि प्रोफेसर 4 घंटे पढ़ाए तो कम से कम 2 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के काम करे। क्यों कहते हैं वो क्यों कहते हैं कि रिसर्च करिए आप, क्यों कहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए आप, नया नया नवाचार करिए। वो कब कर पाएंगे, जब उनके लिए 24 घंटे जो उनका काम है, जो उनका लक्ष्य है, सिर्फ उसी में वो अपना पूरा दें 100%, तो ही कर पाएंगे। समझ में आना। तो अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानवान है, उनके लिए क्या दिया है, अवकाश। कौन सा अवकाश दिया है, कि जो दूसरे काम में जो अपनी एनर्जी लगाते थे वो उनके लिए नहीं लगाना और उनको अपने अपने काम पर फोकस करना, 100% उनको उसमें देना है। और बाकी वो काम दूसरे हैं जो वो कौन करेगा, दास करेगा। और जब वो दास करेगा तो क्या होगा, दास का भी बुद्धि का विकास होगा, होगा कि नहीं। वो जो बेचारा निर्बल था, तो सब भाई कलेक्टर के अंडर में कोई चपरासी होता है तो वो चपरासी अपने आप को कलेक्टर समझता है, क्यों समझने लगता है, क्यों समझता है वो, नहीं साहब नहीं मिलेंगे, चलो जाइए यहाँ से। और कलेक्टर आएगा तो बड़ी नम्रता, जी भैया बताइए क्या है। कलेक्टर नम्रता से पेश आएगा और चपरासी मूंछों मिटेगा। समझ में आना। तो वो जो चपरासी है, धीरे धीरे वो कलेक्टर की सारी गतिविधियों को देखते रहता है और सीखता रहता है। बात अलग है कि वो उसका उपयोग नहीं कर पाता, वो कलेक्टर तो नहीं करने लगेगा, लेकिन ज्यादा नॉलेज किसको हो जाएगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सबसे ज्यादा नॉलेज बड़े बाबू को नहीं मिलेगा जितना चपरासी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो फील्ड में सारी की सारी चीजों को झेलता है। ठीक वैसे ही जैसे कंपाउंडर क्या बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। समझ में आया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक हरिवंश राय बच्चन नहीं, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग्य लिखा था, बिजुको का ज्ञान। बिजुको को भी ज्ञान आ जाता है, जो मुंह बोल के नहीं जानते, जो पूरी तरह अज्ञानी है, जो पूरी तरह मूर्ख हैं, निर्बल हैं, अक्षम हैं। ऐसे लोगों की संगति किसी अच्छे लोगों के साथ हो जाए तो उनके अंदर भी ज्ञान आ जाता है। और कई बार घमंड में लोग ये कहने, अब कार्य साला कल का लौंडा मुझे आज सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है, होता है ना ऐसा। तो वो ये बात क्यों आई, इसलिए अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया कि अरस्तु कहता है कि जो प्रकृति से इंसान, जो पक्षपात है, बहुत बार एक सबल है और एक निर्बल है। वो जो निर्बल व्यक्ति जब शक्तिशाली लोगों के बीच में रहेगा तो उसका बुद्धि का विकास होगा, उसका शरीर का विकास होगा, उसका ज्ञान का विकास होगा, सारी की सारी चीजों का विकास होगा, है ना। तो वो दास प्रथा को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से दोनों को फायदा है, शासक को भी और दास को भी। शासक को पूरे 24 घंटे अपना काम करने में टाइम मिलेगा और दास को उसकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो स्वामी और दास जब एक परिवार में रहेंगे तो दास भी बढ़ेगा और स्वामी भी बढ़ेगा। ये दृष्टि थी किसकी, अरस्तु की। तो पहली बात वो क्या कह रहा है कि मनुष्य मनुष्य होने के बाद भी जो अपना नहीं दूसरों का है उसे क्या कहते हैं, दास कहते हैं। दूसरा वो ये कहता है कि दास वो है दास वह है जो स्वयं का नहीं दूसरों का ही है। अंतर है दोनों में, का ही है मतलब स्वामी को ही वो अपना सब कुछ मान ले, स्वामी को ही सब कुछ मान ले। लेकिन यहां ध्यान रखना, ये स्वामी दास का नहीं है, दास का नहीं है, लेकिन दास स्वामी का है। दूसरी कंडीशन हो गई।
तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये जो दास है, यदि ये दास वस्तु है, दास को यदि अपन एक वस्तु मान लें, तो इस वस्तु को किससे अलग किया जा सकता है? स्वामी से। इस वस्तु को क्या कर सकते हैं अपन? स्वामी से अलग कर सकते हैं। अर्थात इन दोनों में जिसको अलग किया जाए वो भी दास है। तीन चीजें अलग अलग, एक वो जो अपना नहीं है, स्वयं का नहीं है, और दूसरों के का ही है, दूसरों के बताए हुए मार्गों पे चल, जिसका अपना खुद का बुद्धि विवेक नहीं है, जो दूसरों के बुद्धि विवेक से चले, वो दास है। दूसरा, जो स्वामी और दास की कंपैरिजन में जो स्वामी को श्रेष्ठ माने, वो दास अपने आप को कम माने, वो भी दास है। और तीसरा, स्वामी और दास में से जिनको अलग अलग किया जाए, तो दास तो अलग हो सकता है, वो स्वामी तो अलग हो सकता है, लेकिन दास अलग नहीं हो सकता। ये तीसरी कंडीशन है। तो इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन जो परिपूर्ण करता है अरस्तु की दृष्टि में, वो क्या है? दास है। ठीक है। आपने देखा होगा कि परिवार में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव, है ना। परिवार की मूल आधार क्या है? परिवार की जो मूल आधार होता है वो होता है संपत्ति। संपत्ति है तो परिवार है, और संपत्ति नहीं है तो परिवार नहीं है। क्योंकि अपन कहते हैं काम अर्थ धर्म मोक्ष, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो चीज अर्थ ही होती है ना। जब मनु को जब पहला राजा बनाया गया भारत का, पहले राजा हमारे मनु थे, और जब उनको राज्य सिंहासन दिया गया तो उन्होंने शर्त रखी थी कि यदि आप अपनी आजीविका का 10% हमारे लिए का राजकोष में जमा करोगे तब हम राजा बनेंगे, अदरवाइज हम कैसे बनेंगे? जब खजाने खाली होगा तो हम राज्यों को कैसे चलाएंगे? तो परिवार किससे चलता है? संपत्ति से। और संपत्ति कैसी होती है? दो प्रकार की होती है, ना दो प्रकार की। एक होती है सजीव और दूसरी होती है निर्जीव। निर्जीव वस्तु मतलब जैसे भूमि, अपन ऐसे इसको अपन कह सकते हैं चल और अचल संपत्ति, है ना। अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अचल मतलब जो चलायमान ना हो, जैसे अपन भूमि, मकान इत्यादि, है ना। और सजीव में क्या आ जाएगा? जैसे आपका पहले क्या होता था कि राजाओं के पास, जिनके पास ज्यादा हाथी होते थे, घोड़ा होते थे, सेना होती थी, उसको शक्तिशाली माना जाता था, है ना। मोहरें होती थी, मोहरें क्या हो जाएंगी? निर्जीव हो जाएंगी ना मोहरें। सोना चांदी आभूषण, है ना, ये क्या है? हीरा मोती, ये सब क्या है? निर्जीव। और सजीव क्या है? हाथी घोड़ा, ये सारी की सारी चीज क्या है? सजीव है। तो दास भी क्या है? अरस्तु कहता है कि दास भी क्या है? सजीव है। क्यों है सजीव? जिंदा तो है, नो डाउट जिंदा है, लेकिन ये क्या काम करता है? हाथी क्या काम करता है? घोड़ा काम क्या करता है? बैल क्या काम करता है? भैंस क्या काम करती है? मवेशी क्या काम करते हैं? इन सारे के सारे जीव जंतुओं का काम क्या होता है? जितने भी सजीव जीव जंतु इनका काम क्या होता है? यदि मूल रूप से यदि देखा जाए तो ये दो काम करते हैं। एक तो ये जंगल का सृजन करते हैं और दूसरा खेती करते ना। अपन खेत को जोतते हैं, किससे जोतते हैं? बैल से जोतते हैं, है ना। हाथी घोड़ों का इस्तेमाल भी जल जंगल जमीन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दास का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? खेतों में कौन काम करता है? किसान, मजदूर। किसानों मजदूर को अपन क्या कहेंगे? दास।
क्योंकि किसान और मजदूर और दास में अंतर यह है कि किसान और मजदूर को क्या मिलती है? पेमेंट। दास को पेमेंट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो परिवार का ही सदस्य है, संतान की तरह रखा ना उसके लिए, तो उसको क्या पेमेंट? खाने पीने की, जब आपका घर ही है, परिवार है, तो फिर आपके लिए क्या पेमेंट देना? तो दास क्या हो जाएगा? अरस्तु की दृष्टि में दास क्या है? एक सजीव संपत्ति है। क्या है? एक सजीव संपत्ति है। क्लियर? प्रकृति प्रदत्त, प्लेटो कहते हैं प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं का उपयोग करना, है ना। उसने 3 वर्गों में बांट दिया था, ज्ञानी, साहसी और क्षुधापूर्ति। तो उसने कहा कि जो क्षमता आपको प्रकृति प्रदत्त मिली, या पूरी तरह 24 घंटे आप उसके लिए काम करें, तो बाकी काम कौन करेगा? दास। तो दास प्रथा को 2 भागों में बांट देता है। दास प्रथा को 2 भागों में बांटता है, एक प्राकृतिक और दूसरा वैधानिक। एक प्राकृतिक, दूसरा वैधानिक। प्राकृतिक मतलब वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो जन्म से निर्बल है, बुद्धिहीन है, वो प्राकृतिक होते हैं। लेकिन वैधानिक, वैधानिक एक्चुअली क्या होता है कि जब 2 राज्यों के बीच में युद्ध होता है और एक राज्य जीत जाता है, दूसरा परास्त हो जाता है, तो सामान्यतः जो परास्त हो जाता है उसके सारे के सारे लोग गुलाम हो जाते हैं और उनको राजा, जो विजयी राजा होता है, उसको क्या बना देता है? दास बना लेता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से वैधानिक दास वो है। लेकिन अरस्तु ने किसकी बात की? सिर्फ प्राकृतिक दास की बात की, उसने इसकी बात नहीं की। ठीक है, किसकी बात नहीं की? जो युद्ध में जो जीत लिए जाते हैं, जो गुलाम बन जाते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है प्राकृतिक दास। और प्राकृतिक दास की बात के संबंध में क्या कहा कि दास हमेशा दास नहीं रहेगा, वो दास आगे भी बढ़ सकता है, वो दासता से बाहर भी निकल सकता है। स्थायी दास नहीं है, अस्थायी दास है ना। क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं सिर्फ इसकी विशेषताओं की। एक एक पॉइंट पर हम लिखेंगे, बाकी चीजें तो हमने आपको समझा दी हैं। सबसे पहला, दास प्रथा क्या है? उसकी प्राकृतिक है। एक एक चीज को चूंकि समझा दिया है, सिर्फ प्राकृतिक है ना। दास प्रथा क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए। और दूसरा दूसरा इसमें यह है कि दास प्रथा जो है दोनों पक्षों के लिए, दोनों पक्ष मतलब स्वामी और दास, दोनों के लिए हितकर है। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाती है। तीसरी विशेषता इसकी होती है कि दासता नैतिक है। दासता नैतिक है। नैतिक है मतलब वैधानिक नहीं है, स्वाभाविक है। नैतिक मतलब स्वाभाविक, है ना। ठीक है, चौथी बात इसमें है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग है। अंग है। यूनान में दास को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था। ध्यान रखना आप, किसी भी देश के, यूनान में जो नगर राज्य थे उसमें दास को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते थे। और वो ये मानते थे कि यही इन्हीं की मेहनत और मजदूरी है जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है ना। अब जैसे अपन कहते हैं कि भारत गांवों का देश है ना। हमारा जो प्रमुख उपक्रम है वो कृषि है। तो कृषि किसके बल पर जिंदा है? किसानों के। कौन से किसान? वो नहीं जिनके पास भूमि ज्यादा है, वो जो उस भूमि पर काम करते हैं, है ना। तो भूमि पर काम करने वाले लोग कौन होते हैं? जिनके पास जमीन नहीं होती। समझ में है ना। उनकी मेहनत पर खेती होती है। अरस्तु की दृष्टि में देखा जाए तो वही तो दास है, जिसे अपन मेहनत मजदूर और किसान बोलते हैं।
अरस्तु की दृष्टि उदास है, उन्हीं की मेहनत और मजदूरी की वजह से तो वो फल फूल रहे हैं। भाई कल कारखाने किसकी मेहनत से फल फूल रहे हैं? श्रमिकों की। यदि मजदूर वर्ग काम करना बंद कर दे तो सारी की सारी चीजें चौपट हो जाए। तो आज अपन देखते हैं मेहनत, मजदूरी और किसान, और अरस्तु की दृष्टि में दास। समझ में है ना? तो उस समय यूनान में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मेन जो वो होता था आधार, वो दास हुआ करते थे। ठीक है। इसके बाद दासता संपूर्ण समाज के लिए हितकर है। दासता जो है दासता संपूर्ण समाज के लिए हितकर है। हितकर क्यों है? पूरे समाज के लिए। अभी अपन ने समाज को 3 वर्गों में बांट देते हैं, एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। शोषण किसका होता है? सबसे ज्यादा निम्न वर्ग का होता है कि नहीं होता है? और उस निम्न वर्ग को यदि उच्च वर्ग के अधीन रख दिया जाए इसलिए ताकि वो उनसे सीख के आगे बढ़े, तो फिर हितकर हो जाएगा ना। शोषण क्यों है? क्योंकि उच्च वर्ग को अपन ने उच्च मान लिया है और निम्न को, बीच में खाई बन गई ना। जब खाई बन गई तो हम शोषण करने वाले हो गए और हम शोषित हो गए। यही है ना मानसिकता। अरस्तु की दास प्रथा में यह मानसिकता नहीं है। अरस्तु की दास प्रथा में मानसिकता यह है कि जो निर्बल और कमजोर है वो उनके बीच में आके वो सीखे और आगे बढ़े। अर्थात उसने मनुष्य की जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं उसके बारे में बात की। समझ में आया ना? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर प्राकृतिक क्षमताएं हैं कि वो आगे बढ़ सकता है। क्लियर ना? तो इस प्रकार से दृष्टि से देखा जाए तो दासता संपूर्ण समाज के लिए क्या है? हितकर है। ठीक है। और इसके बाद बाकी चीजें तो कॉमन है। विवेक की दृष्टि से भी युद्ध आधार यूनानी, बाकी चीजें तो कॉमन है ना? ये पॉजिटिव नजरिया है इसका। यदि अपन इसकी आलोचना करें तो, यदि अपन अरस्तु के इस विचार की आलोचना करें तो क्या कर सकते हैं? राजनीतिक दृष्टि से सोचें तो ये तो एक अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक दृष्टि से ये ठीक नहीं है। अपन अमानवीय भी कह सकते हैं। अरस्तु ने कैसे निर्धारित कर दिया कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो बुद्धिमान नहीं है, निर्बल है? हो सकता है किसी दूसरी दृष्टि से वो सबल हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने एक पक्ष रखा, क्योंकि मनुष्य किसी एक पक्ष में हो सकता है निर्बल, तो दूसरे पक्ष में सबल हो। ईश्वर के किसी उसके बारे में कहा जाता है जो विकलांग दिव्यांग जो लोग होते हैं उनको दिव्यांग नाम क्यों दिया गया? यदि ईश्वर उनसे कोई चीज छीन लेता है तो उनके लिए कोई चीज दे भी देता है, और वो असाधारण होती, वो किसी दूसरे के पास नहीं होती। तो यदि अपन प्राकृतिक दृष्टिकोण से सोचे तो मुझे लगता है कि तो अरस्तु का सिद्धांत अमानवीय है, असामाजिक भी है ना, अव्यवहारिक भी है, काल्पनिक भी कह सकते हैं। काल्पनिक अपन इसलिए नहीं कह सकते हालांकि क्योंकि यूनान में चलता है। यूनान में तो ये दास प्रथा काफी गहरी जड़ें जमाए हुए थे, लेकिन उसका एक पॉजिटिव थिंक है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसकी कुछ आलोचनाएं भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।